हेलो फ्रेंड्स। हम यूपीएससी की स्टडी के अंतर्गत आज हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर कर रहे हैं, तो उसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे वित्तीय समावेशन क्या होता है। वित्तीय समावेशन अगर हम मोटे तौर पर देखें तो लोगों को वित्तीय प्रक्रिया से जोड़ना वित्तीय समावेशन कहलाता है ना। मतलब वित्तीय समावेशन का अर्थ है समाज के प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से गरीब और वंचित वर्गों को किफायती, सुविधाजनक और समुचित वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना वित्तीय समावेशन कहलाता है। इसमें बैंकिंग सेवाएं, बीमा, क्रेडिट, पेंशन, डिजिटल भुगतान और निवेश जैसी सुविधाएं शामिल होती है। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति केवल इसलिए आर्थिक अवसरों से वंचित ना रहे क्योंकि उसके पास बैंकिंग या वित्तीय सेवाओं की पहुंच नहीं है। इन कारणों से वो वंचित ना रहे। मतलब वित्तीय समावेशन में बैंकिंग प्रक्रिया के अलावा बहुत सारी चीजों से भी, जैसे बीमा, क्रेडिट, पेंशन, डिजिटल भुगतान, इन चीजों से जोड़ना भी वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया कहलाता है। वित्तीय समावेशन के अगर घटक देखें तो बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच पहुंच सभी के लिए बैंक खाता खोलने की सुविधा, न्यूनतम शेष राशि की अनिवार्यता का ना होना, है ना। तो मतलब जीरो बैलेंस जिसे हम कहते हैं ना, जीरो बैलेंस अकाउंट खोले जा रहे हैं, है ना। सभी के लिए खाते खोले जा रहे हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत, है ना। जन धन योजना के अंतर्गत सभी के खाते खोले जा रहे हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बैंकों का विस्तार, है ना, बैंकों का विस्तार किया जा रहा है। जैसे आप देखेंगे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, है ना, पहले पोस्ट ऑफिस था लेकिन यहाँ पे भी अब बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हो गई है। महिला बैंक, एसबीआई की शाखाएं बढ़ती जा रही है इस तरीके से। डिजिटल भुगतान प्रणाली, मोबाइल बैंकिंग या ऑनलाइन लेन देन, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई, मोबाइल वॉलेट, इंटरनेट बैंकिंग, रुपे कार्ड, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली। वर्तमान में आप अगर देखेंगे तो वित्तीय समावेशन का इतना ज्यादा विस्तार हो गया कि आज से आप 3-4 साल पहले की स्थिति देखिए, जब आप यूपीआई नहीं कर पाते थे, आपको नगद अमाउंट रखना होता था। आज की दुनिया में क्या कर रहा है व्यक्ति, सिर्फ अपने पास क्या रख रहा है, मोबाइल, है ना। मोबाइल में यूपीआई यूपीआई इंस्टॉल करके हर यूपीआई बेस्ड पेमेंट कर रहा है ना। क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर रहा है। जबकि पहले एटीएम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते थे, परंतु वर्तमान में एटीएम की भी प्रासंगिकता कम होती जा रही है, क्योंकि लोगों को पैसों की जरूरत नहीं पड़ रही। वो डिजिटल मतलब कैश की जरूरत नहीं पड़ रही, वो डिजिटल भुगतान कर रहा है। आजकल आप कहीं देखेंगे चाय की दुकान पे भी क्यूआर कोड लगा होता है ना। डिजिटल पेमेंट का इतना विस्तार हो चुका है कि छोटी सी, मतलब 5 रुपए की अगर आप चाय पी रहे हैं तब भी वहां पे ऑनलाइन पेमेंट संभव है। इवन ये शहरी क्षेत्रों में नहीं, सब अर्बन क्षेत्रों, इवन गांव में भी ये सुविधाएं पहुंचने लगी है। क्रेडिट कार्ड की उपलब्धता, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण सुविधाएं प्रदान करना, स्वरोजगार और स्टार्टअप को वित्तीय सहायता, सस्ती ब्याज दरों पर ऋण वित्तीय समावेशन के हैं। बीमा और पेंशन योजनाएं, गरीब और निम्न आय वर्ग के लिए बीमा कवरेज, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य सेवा योजनाएं। वित्तीय साक्षरता और जागरूकता, है ना, लोगों में वित्तीय साक्षरता और जागरूकता बढ़ी है। लोगों को बैंकिंग, निवेश, डिजिटल भुगतान के बारे में शिक्षित करना, ग्रामीण और अशिक्षित वर्गों को वित्तीय जानकारी प्रदान करना। देखो, कभी कभी आप कैश वाला अमाउंट भूल सकते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है वो आपके हमेशा पास रहता है। मतलब आपके यूपीआई पर जहां से भी आप पेमेंट करते हैं वो उसकी हिस्ट्री में अवेलेबल रहता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। वित्तीय समावेशन के लाभ को अगर देखें तो आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है ना। सभी को बैंकिंग और क्रेडिट सुविधाएं मिलने से आर्थिक गतिविधियां तेज होती है। छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिलता है ना। और इसमें इससे क्या होगा, काला धन, है ना, जो ब्लैक मनी थी वो कम होगी, है ना। काला धन का बाजार कम होगा, ठीक है। भ्रष्टाचार में कमी आएगी। गरीबी उन्मूलन, गरीबों को औपचारिक वित्तीय सेवाओं से जोड़ने से उन्हें उच्च ब्याज दरों पर अनौपचारिक उधारी से बचाया जा सकता है। सरकारी योजनाओं के लाभ सीधे बैंक खातों में स्थानांतरित होने से भ्रष्टाचार में कमी आएगी, है ना। जो सब्सिडी है अब डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में जा रही है। इससे क्या होगा, जो बिचौलिए होते थे पहले, मान लो कि 100 रुपए सरकार ने दी तो बीच में बहुत सारे लोग उनको हड़प लेते थे और जो लाभार्थी के पास बहुत कम पैसा पहुंचता था। तो लेकिन सरकार ने क्या कर दिया, अब 100 रुपए ही डायरेक्ट लाभार्थी के अकाउंट में डालना शुरू कर दिया। इससे क्या हो गया, जो बीच वाले लोग थे उनका सफाया हो गया और एक पारदर्शिता काफी बढ़ गई है। डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिल रहा है। कैशलेस लेन देन से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और भ्रष्टाचार में कमी आती है। लोगों को औपचारिक बैंकिंग चैनलों से जोड़ने में काले धन पर नियंत्रण होता है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है।
महिलाओं को बैंकिंग और क्रेडिट सेवाओं तक पहुंच मिलने से वे आत्मनिर्भर बन रही है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है। भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम कौन-कौन से हैं? पहला है प्रधानमंत्री जन धन योजना, है ना? ये लैंडमार्क कदम था, है ना? इससे इसने क्या करा, पूरे देश के जो कोई भी व्यक्ति हो, गरीब से गरीब क्यों, जीरो बेस्ड अकाउंट खोला। इससे क्या हो गया कि उसको धन संग्रह करने को बल मिला, और सरकार जो भी और उसको कोई बेनिफिट देना चाहती है तो उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डाल देती है। इससे क्या हो गया, भ्रष्टाचार में भी कमी आ गई, और जो लाभार्थी, वास्तविक लाभार्थी को भी फायदा प्राप्त हो रहा है। 2014 में शुरू की गई इस योजना के तहत सभी को जीरो बैलेंस खाता खोलने की सुविधा दी गई। इस योजना के तहत मुफ्त डेबिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई। ओवरड्राफ्ट मतलब आपके अकाउंट में अगर पैसे नहीं है, फिर भी आप कुछ अमाउंट, मान लो कि 5,000 10,000 तक का आप पैसे निकाल सकते हैं। डिजिटल इंडिया अभियान, ये भी काफी मील का पत्थर साबित हुआ है। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग को बढ़ावा देना, यूपीआई और भीम जैसी डिजिटल भुगतान प्रणालियों को लोकप्रिय बनाना। आज वर्तमान में देखेंगे तो हर चीज यूपीआई से हो रही, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज भी आप देखेंगे तो यूपीआई का रहा। आप आपके इन्वायरमेंट में भी देखिए कि ऑनलाइन का इतना क्रेज बढ़ चुका है कि लोग बाग मोबाइल रखते हैं, पर्स नहीं रखते हैं, ठीक है। मुद्रा योजना, छोटे उद्यमी और स्वरोजगारों के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराना। शिशु, किशोर और तरुण श्रेणियों के लिए ऋण सुविधा प्रदान करना। आधार आधारित बैंकिंग प्रणाली, अब क्या है, आपके पास आधार कार्ड है और आप आपका बायोमेट्रिक या अंगूठा लगाकर पैसे दे सकते हैं या निकाल सकते हैं। ये भी एक काफी वित्तीय समावेशन का बहुत सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। आधार नंबर के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुंच। सब्सिडी और सरकारी लाभों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी के माध्यम से फायदा। डाकघर बैंकिंग जो अभी मैंने बताया था, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए डाकघरों का उपयोग किया जा रहा है। परंतु वित्तीय समावेशन करने में अभी बहुत सारी चुनौतियां भी व्याप्त है। कौन कौन सी है वो चुनौतियां, हम देख लेते हैं। कम वित्तीय साक्षरता, ग्रामीण और निम्न वर्ग के लोगों में वित्तीय जागरूकता की कमी है ना। ग्रामीण और निम्न वर्ग के लोगों के पास या तो मोबाइल नहीं है तो वो इतने शिक्षित नहीं है ना, डिजिटल पेमेंट के प्रति। इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं की सीमित पहुंच, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग की सेवा, कहीं कहीं क्या होता है, दूरस्थ क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में इंटरनेट नहीं मिलता है, तो वहां पे फिर ये यूपीआई वगैरह नहीं हो पाता। ये एक चैलेंज बना हुआ है। बैंकिंग सेवाओं में भरोसे की कमी, कम आय वर्ग के लोग अभी भी अनौपचारिक वित्तीय साधनों जैसे साहूकारों पर निर्भर रहते हैं। जो कुछ लोग अभी भी ऐसी चीज, ऐसा सोचते हैं कि यार ये हमें जो टेक्निकल चीजें है उनके प्रति ई मेंटेलिटी, इसको हम बोलते हैं, है ना, ई मेंटेलिटी, है ना, ई मेंटेलिटी कहते हैं कि यार हम अभी इन चीजों का यूज नहीं करते हैं, है ना। जैसे कोई नई चीज आती है मार्केट में तो कोई नयापन अपनाने के प्रति उदासीन रहता है, उसे ई मेंटेलिटी कहा जाता है। महिलाओं की सीमित भागीदारी, कई ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के पास बैंक खाते तो हैं लेकिन वे उसका उपयोग नहीं कर पाती हैं। अब संभावित समाधान क्या हो सकता है इसका? वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए, है ना, जिसके अंतर्गत आरबीआई बहुत सारी पहले करती है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अन्य बैंकें भी करती है वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए। डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचे को विकसित करना, महिलाओं के लिए विशेष वित्तीय सुविधाएं शुरू करना, स्थानीय भाषाओं में वित्तीय सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराना। देखिए आप कभी पेमेंट करते हैं तो कहते हैं कि 20 रुपए प्राप्त हुए, तो अब ये हिंदी के साथ बहुत सारी भाषाओं में भी बोलता है ना। आप जिस चाहे लोकल भाषा में, जैसे मराठी भाषा हो गया, है ना, तमिल, तेलुगु, मलयालम, किसी भी भाषा में आप इसको यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको स्थानीय भाषा में, अगर आप अनपढ़ हैं या कुछ है तो आपको समझ में आ जाता है जो भाषा आप जानते हैं उसमें कितना पेमेंट रिसीव हुआ है। निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं, वित्तीय समावेशन किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। भारत में इसे बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं और सुधार किए गए। हालांकि अभी भी वित्तीय जागरूकता, डिजिटल साक्षरता और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता में सुधार की आवश्यकता है। सरकार, बैंकिंग संस्थाएं और समाज के अन्य हितधारकों को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक नागरिक को वित्तीय सेवाओं तक समान पहुंच प्राप्त हो। ये था वित्तीय समावेशन। अब हम देखेंगे वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक के कोई कार्यों को हम देखेंगे, है ना। वाणिज्यिक बैंक में प्राथमिक कार्य और द्वितीयक कार्य करते हैं। प्राथमिक कार्य क्या होता है, जमा स्वीकार करना, सबसे बेसिक कार्य होता है जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना, है ना, ऋण प्रदान करना। जमा दो तरीके से जो स्वीकार होता है, मांग जमा और समय जमा, है ना।
डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, है ना। डिमांड डिपॉजिट दो तरह से होता है, चालू खाता और बचत खाता, ठीक है। समय डिपॉजिट दो तरह से होता है, रिक्रूटमेंट डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट, है ना। फिक्स डिपॉजिट मतलब एक निश्चित समय के लिए डिपॉजिट कर दिया जाता है ना। ऋण भी चार तरीके से होता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ओवरड्राफ्ट जिसे ओडी कहते हैं, और कैश क्रेडिट, है ना। तो ये सब इसके प्राथमिक कार्य हैं। द्वितीयक कार्य में अगर देखें तो वाणिज्यिक बैंक के एजेंट की तरह कार्य करती है, जैसे मनी ट्रांसफर करती है, बिल पेमेंट कर सकती है ना। म्यूचुअल फंड न्यासी की तरह, ट्रस्टी की तरह कार्य करती है ना। द्वितीयक कार्य के अलावा कुछ द्वितीयक कार्य के अंतर्गत अन्य कार्य भी आते हैं, जैसे लोकल फैसिलिटी अवेलेबल कराती है, गिफ्ट कार्ड, है ना, ट्रेवल कार्ड ये प्रदान करती है। तो ये वाणिज्यिक बैंकों के प्रमुख कार्य हैं। अब हम देखेंगे वाणिज्य बैंकों में एक प्रमुख समस्या अभी विद्यमान है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मतलब कभी बैंकें जब ऋण दे देती हैं तो वो ऋण ग्राहक एक निश्चित समय अवधि के दौरान अगर अदा नहीं करता है तो वो एनपीए बन जाता है। वर्तमान में ये भारत में जो वित्तीय चैलेंज के रूप में बनकर उभरा है। एनपीए का अर्थ होता है कि ऐसा ऋण या अग्रिम एडवांस या अग्रिम जिस पर उधारकर्ता द्वारा एक निश्चित समय तक ब्याज या मूलधन का भुगतान नहीं किया गया हो। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार यदि कोई ऋण 90 दिनों या उससे अधिक समय तक न दिया गया हो या अधिक समय तक न चुका हो, उसे एनपीए घोषित कर दिया जाता है ना। मतलब 90 दिन तक अगर किसी ने उसका मूलधन या ब्याज चुकता नहीं किया है तो उसे किस श्रेणी में रख दिया जाता है, एनपीए की श्रेणी में रख दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की श्रेणी में उसे रख दिया जाता है। एनपीए के प्रकारों को अगर देखें तो उनकी गंभीरता के आधार पर मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में इसे बांटा गया है। पहला है सब स्टैंडर्ड एसेट्स, ऐसा ऋण जो 12 महीने से कम समय के लिए एनपीए बना हुआ है ना। 12 महीने से कम के लिए एनपीए बना हुआ उसे सब स्टैंडर्ड एसेट्स माना जाता है। इस श्रेणी में आने वाले ऋण उच्च जोखिम वाले होते हैं क्योंकि उधारकर्ता की पुनर्भुगतान क्षमता कमजोर होती है। दूसरा आता है डाउटफुल एसेट्स, ये 12 महीने से 36 महीने के बीच का जो होता है वो डाउटफुल एसेट्स के अंतर्गत आता है ना। इसमें ऋण की वसूली संदिग्ध हो जाती है और बैंक को नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। और लास्ट में आता है लॉस एसेट्स, अर्थात 36 महीने से अधिक अगर 36 माह, है ना, 36 माह या 3 इयर्स हम कह सकते हैं, 3 इयर्स तक अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो उसे लॉस एसेट्स की श्रेणी में रख दिया जाता है। जब बैंक या ऑडिटर यह मान ले कि ऋण वसूली योग्य नहीं है तो उसे लॉस एसेट्स की श्रेणी में रखा जाता है। इस स्थिति में बैंक को ऋण को पूरी तरह से राइट ऑफ करना पड़ता है ना, राइट ऑफ करना पड़ता है। राइट ऑफ क्या होता है, मतलब बैलेंस शीट को बताने के लिए कि हमने इसको राइट ऑफ कर दिया है, अब ये प्राप्त हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस तरीके से राइट ऑफ कर दिया जाता है। अब आता है एनपीए के कारण, ठीक है। एनपीए के कारण कौन कौन से? एनपीए बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं जो बैंकों को लोन पॉलिसी, उधारकर्ताओं को वित्तीय स्थिति और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों से जुड़े होते हैं। मुख्य कारण कौन कौन से? पहला है आर्थिक और व्यवसायिक कारण, है ना। आर्थिक मंदी, अगर मार्केट में मंदी छा रही है तो लोग बाग जिन्होंने ऋण लिया है वो अपना मतलब पैसे उनके पास नहीं आ पाते और वो ऋण अदा करने में असमर्थ हो जाते हैं। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था धीमी गति से बढ़ रही हो या मंदी का शिकार हो तो व्यापारिक संस्थाएं और उद्योगों को मुनाफा कमाने में दिक्कत आती है। इससे वे अपने ऋण की किस्तों समय पर नहीं चुका पाते हैं, जिससे एनपीए बढ़ता है। बाजार में मांग की कमी, अगर मांग डिमांड कम हो गई है मार्केट में तो भी लोग बाग जो ऋण लिया है, जब मान लो किसी ने कोई व्यवसाय खोला है ना, या ऋण अपने ऋण की वजह से मार्केट में वो कुछ चाहता था कि मार्केट में मांग में वृद्धि होगी तो वो ऋण चुका देगा, परंतु अगर ऐसा नहीं हुआ है तो एनपीए बढ़ने लगता है। यदि किसी उद्योग के उत्पादों या सेवाओं की मांग घट जाती है तो उनकी आय कम हो जाती है, इससे कंपनियों को लोन चुकाने में परेशानी होती है और वे एनपीए की श्रेणी में आ जाते हैं। आपूर्ति श्रृंखला में अगर बाधा है तो एनपीए में वृद्धि होगी। उत्पादन में रुकावट आने से कंपनियों की आय प्रभावित होती है, जिससे ऋण चुकाने की क्षमता कम हो जाती है। बैंकिंग प्रणाली से जुड़े कारणों की वजह से भी एनपीए बढ़ता है। कैसे? लोन स्वीकृति में लापरवाही, कई बार बैंक बिना उचित जांच पड़ताल के लोन दे देते हैं, जिससे डिफॉल्ट की संभावना बढ़ जाती है ना। मान लो कि कोई व्यक्ति ने ऋण लिया है अपनी जमीन को गिरवी रख के, परंतु सही तरीके से उसने कागजात जमा नहीं किए या धोखाधड़ी करके लोन ले लिया, तो फिर बाद में पता चलता है कि वो तो उसके नाम जमीन थी नहीं। इससे भी क्या होता है, एनपीए में वृद्धि होती है। यदि उधारकर्ता की ऋण चुकाने की क्षमता सही तरीके से जांच नहीं होती है तो बाद में एनपीए बन जाता है। पुनर्भुगतान निगरानी में कमी,
कई बार बैंक उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति की नियमित रूप से जांच नहीं करता है कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अगर वो धीरे-धीरे डूबता जा रहा है, कर्ज में डूबता जा रहा है, तो वो कैसे अपना पैसा चुकाए। यदि किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब हो रही है, लेकिन बैंक समय रहते कदम नहीं उठाता, तो एनपीए में बदल सकता है। ठीक है? पुनर्भुगतान नियमों में ढील। जब बैंक कंपनियों को बार बार लोन पुनर्गठन की सुविधा देते हैं, तो कई बार कंपनियां इसका गलत फायदा उठाकर लोन चुकाने से बचती है ना। कभी कभी क्या करती है कि रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन करती है कि मान लो कि बैंक सोचती है कि अगर ये व्यक्ति लोन नहीं चुका पा रहा है, तो हम इसके लोन को कुछ कम कर लेते हैं और इससे सेटलमेंट कर लेते हैं। पर सेटलमेंट का फिर जो ऋण ऋणदाता होता है, वो गलत फायदा उठाने लगता है। इससे भी चैलेंजेस बढ़ते हैं। उधारकर्ता से जुड़े कारण को अगर देखें, तो इच्छा शक्ति की कमी। कुछ बड़े उधारकर्ता जानबूझकर ऋण नहीं चुकाते, जबकि उनके पास पैसे होते हैं। ऐसे मामलों को क्या कहता है, विलफुल डिफाल्टर, है ना। मतलब जानबूझकर विलफुल डिफॉल्ट होना चाहते हैं। कुप्रबंधन भी रहता है। कई बार कंपनी अपने वित्तीय संसाधनों का सही ढंग से प्रबंधन नहीं करती, जिससे उनका कारोबार घाटे में चला जाता है और वे ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाती है। अनैतिक गतिविधियां या अनैतिक कार्य। कुछ मामलों में ऋणदाता, बैंक अधिकारी और उधारकर्ता मिलकर धोखाधड़ी, है ना, करते हैं, जिसे एनपीए कहते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कोई बैंक का शीर्ष प्रबंधक और कोई बड़ा व्यवसायी दोनों घोटाले में पकड़े जाते हैं। इससे क्या होता है, वित्तीय लेन देन में हेराफेरी का आरोप लगाया जाता है, जिससे भी बैंकों का एनपीए बढ़ते। विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे मामलों में करोड़ों का लोन लिया गया, लेकिन जानबूझकर नहीं चुकाया गया, है ना। सरकारी और कानूनी कारण। कानूनी प्रक्रिया में देरी। यदि बैंक किसी डिफाल्टर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करना चाहता है, तो इसमें काफी समय लग सकता है। इससे बैंकों को अपने डूबे हुए ऋण की वसूली करने में कठिनाई होती है ना। राजनीतिक हस्तक्षेप, ये भी काफी महत्वपूर्ण होता है एनपीए बढ़ने में। कभी कभी राजनीतिक दबाव के कारण बैंकों को ऐसे लोगों को लोन देना पड़ता है, जिनकी ऋण चुकाने की क्षमता संदेहास्पद होती है। किसानों और छोटे उद्यमों के लिए कर्ज माफी योजनाएं भी एनपीए बढ़ने का कारण है। देखो, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी जब सरकार के चुनाव आते हैं, या चुनावी घोषणा पत्र में सरकार ये घोषणाएं करती है कि जो किसान है या छोटे व्यापारी है, उनका हम जो लोन उन्होंने लिया है उसको माफ कर देंगे। इससे क्या होता है कि जो किसान या छोटे व्यापारी, उनके अगर कुछ लोगों के पास पैसा आ भी जाए, तो वो पैसा चुकाने से बचते हैं। वो सोचते हैं कि सरकार आ जाएगी तो हमारा लोन माफ हो जाएगा। इससे क्या होता है, बैंकों का एनपीए बढ़ता जाता है। प्राकृतिक और अप्रत्याशित कारण, है ना। प्राकृतिक कारण, बाढ़, सूखा, भूकंप, चक्रवात जैसी आपदाओं से किसानों और व्यवसायियों को नुकसान होता है, जिससे वे बैंक का ऋण चुका नहीं पाते। महामारी और स्वास्थ्य आपातकाल। कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान कई व्यवसाय बंद हो गए, जिसमें से ऋण चुकाने की क्षमता पर बुरा असर पड़ा, एनपीए बढ़ गया। जब इन कोविड-19 आया, तो देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया, जिससे छोटे और मध्यम जो लघु उद्योग या छोटे मध्यम मझोले उद्योग, जो बिल्कुल रेहड़ी पटरी वाले थे, इनका व्यवसाय लगभग समाप्त हो गया। इन्होंने मतलब अपने जैसे कहते हैं ना, पलायन कर गए अपने गाँव में। इससे क्या हो गया, जो इन्होंने ऋण वगैरह लिया था, ये नहीं चुका पाया और बैंकों का एनपीए में वृद्धि हो गई। अब एनपीए का प्रभाव अगर हम देखें, तो एनपीए का व्यापक प्रभाव होता है ना। सबसे पहले देखा जाए तो बैंकों की वित्तीय स्थिति कमजोर होती है ना। बैंकों की वित्तीय स्थिति कमजोर होती है, ब्याज दरें बढ़ सकती है, जिससे उधार लेना महंगा हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर में निवेशकों का विश्वास कम हो जाता है। देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ना। और अगर एक तरह से कंसोलिडेटेड मैनर में कहा जाए, तो जो देश की आर्थिक उन्नति भी कमजोर होती है। एनपीए से संबंधित अगर प्रमुख शब्दावली को देखो, तो विलफुल डिफॉल्टर, जो अभी मैंने बताया था, कोई इच्छा अनुसार वो उधारकर्ता जो संपत्ति और भुगतान करने की क्षमता होते भी जानबूझकर ऋण नहीं चुकाता है, उसे विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऐसे डिफॉल्टरों की सूची तैयार करते हैं। राइट ऑफ क्या होता है, जब बैंक ये मान लेता है कि कोई ऋण कभी वापस नहीं मिलेगा, तो उसे बट्टे खाते या राइट ऑफ में डाल दिया जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक वसूली के प्रयास नहीं करेगा, लेकिन उसे बैलेंस शीट से हटाया जाता है। कहने का तात्पर्य, राइट ऑफ करना मतलब वो अपनी बैलेंस शीट को साफ करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए वहां से हटा देता है, परंतु वो वसूली तो करता है ना। मतलब वसूली के प्रयास तो लगातार बनाए रहता है। लोन रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है ना। जब बैंक किसी वित्तीय संकट से जूझ रही हो, तो कंपनी या व्यक्ति के ऋण की शर्तें, जैसे ब्याज दर, भुगतान अवधि में बदलाव करता है, ताकि उसे चुकाने में आसानी हो। लोन रिस्ट्रक्चर करता है। कई बार इसे एनपीए रोकने के लिए किया जाता है, लेकिन ये जोखिमपूर्ण होता है ना।
अब आता है एनपीए के उपाय, है ना? एनपीए हम कैसे, एनपीए का समाधान कैसे करें, ये एनपीए के उपाय को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सारफेसी एक्ट, है ना? सारफेसी एक्ट, फिर डीआरटी देखेंगे, एआरसी, इंद्रधनुष, है ना? एसडीआर, एस4ए, बेड बैंक, है ना? आईबीसी को देखेंगे, पीसीए, फोरम करेक्टिवेशन, 4आर क्या होता है, प्रोजेक्ट सशक्त क्या होता है, ये सब एनपीए के उपाय एक एक करके हम आइए जानते हैं। सबसे पहले देखेंगे सारफेसी एक्ट, जो 2002 में आया था। सिक्योरिटाइज, ये इसका फुल फॉर्म बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी आप एक बात देख सकते हैं, सिक्योरिटाइजेशन, सेक्यूराइटेजेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। बैंकों को यह अधिकार देता है कि वे डिफाल्टर से बगैर कोर्ट जाए उनकी संपत्तियों को जब्त कर सकते हैं और उन्हें बेच सकते हैं। नेक्स्ट आता है एआरसी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से एनपीए यानी खराब ऋण खरीदकर उन्हें प्रबंधित और पुनः प्राप्त करने योग्य बनाती है ना? इसे क्या बोलते हैं? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। सरल शब्दों में कहें तो जब बैंक अपने डूबे हुए ऋण को खुद नहीं वसूल पाते तो वे इसे एआरसी को भेज देते हैं, जिससे उनकी बैलेंस शीट साफ हो जाती है और वे नए ऋण देने में सक्षम हो जाते हैं। मतलब मान लो कि ये तीसरे तीसरे व्यक्ति की ये सहायता लेते हैं बैंक, और कोई लोन लेने वाला है ना? और बीच में कोई खड़ा है कि चलो मैं आपको लोन दे दूंगा और मैं इससे लोन ले लूंगा, तो इसको क्या फायदा होगा? ये इसका मतलब अमाउंट लेगा, है ना? इससे बोलता है कि हम मान लो कि ये 100 रुपए का लोन है, तो बोलता है कि मैं 80 रुपए आपको दे दूंगा इस लोन का, और इससे इससे प्राप्त करके, है ना? तो इसको 20 रुपए का नुकसान होता है, परंतु ये इसलिए देता है क्योंकि ये सोच रहा है कि 100 रुपए ही प्राप्त नहीं होने वाले हैं, इससे अच्छे कम से कम 80 रुपए तो प्राप्त हो जाए। और ये इससे मान लो इससे कितना ले लेता है, 90 रुपए ले लेता है, तो इसे 10 रुपए का फायदा हो जाता है ना? और ये 100 रुपए नहीं देता है तो इसे भी 10 रुपए का फायदा हो जाता है ना? तो एआरसी में तीनों को फायदा होता है, इसलिए एआरसी का प्रयोग किया जाता है। डीआरटी होता है डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डीआरटी क्या होता है? बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को डिफाल्टर से ऋण की वसूली में मदद करने के लिए बनाया गया एक विशेष न्यायिक निकाय। डीआरटी को 1991 में डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत स्थापित किया गया था। यह बैंकिंग मामले में तेज और प्रभावी न्याय दिलाने में मदद करता है। इंद्रधनुष अभियान, भारत सरकार ने 2015 में इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, है ना, पब्लिक सेक्टर बैंकों में सुधार और मजबूती करना था। यह अभियान बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधारने, एनपीए को कम करने और बेहतर प्रशासन को लागू करने के लिए लाया गया था, है ना? एनपीए के मतलब इंद्रधनुष के 7 घटक थे, है ना? इंद्रधनुष आपने कभी देखा हो तो 7 रंग होते, तो इसी तरह से इसके भी 7 घटक थे। कौन कौन से थे? पहला था वित्तीय पूंजी, मतलब 7 घटक कौन-कौन से थे? वित्तीय पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन अगर जिसे कहें, बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने 70,000 करोड़ का पुनर्पूंजीकरण या रिकैपिटलाइजेशन किया था। स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, सार्वजनिक बैंकों को अधिक स्वायत्तता दी गई ताकि वे स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। बोर्ड रिफॉर्म किए गए थे, बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया गया जो बैंक प्रमुख की नियुक्ति और प्रदर्शन मूल्यांकन करता है ना? बैंक बोर्ड ब्यूरो, है ना? जो बैंक प्रमुखों की नियुक्ति, ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में आ चुका है। एनपीए की निगरानी, खराब ऋण की निगरानी और वसूली के लिए सख्त कदम उठाए गए। कर्मचारियों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, बैंकों में टॉप मैनेजमेंट की नियुक्ति की पारदर्शी अपनाया गया, है ना? नियुक्ति को पारदर्शी बनाया गया। वित्तीय समावेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ पीएसबी, बैंकों को सरकारी हस्तक्षेप में मुक्त कर उनकी कार्यकुशलता बढ़ाई गई। सरकारी बैंक और निजी बैंक के सहयोग, सरकारी बैंकों और निजी बैंक में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए। तो ये इंद्रधनुष के तहत 7 प्रमुख बातें थी। फिर आता है एनपीए को कम करने के उपाय में हम देखें तो S4A, है ना? स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड असेट्स, है ना? ये S4A कहलाता है। योजना भारतीय रिजर्व बैंक ने 2016 में शुरू की, जिससे बैंकों को बड़े एनपीए, है ना, 500 करोड़ से अधिक का अगर कोई एनपीए को पुनर्गठित करने में मदद मिली। इसमें ऋण को संभालने योग्य और असंभावित, है ना, अनसस्टेनेबल जिसे कहते हैं, हिस्सों में बांटा गया ताकि कंपनियों को पुनर्जीवित किया गया है। मतलब 2 तरीके से इन्होंने ऋण को डिवाइड कर दिया। एक तो सस्टेनेबल, है ना, सस्टेनेबल, और दूसरा अनसस्टेनेबल। 2 तरीके से डिवाइड करके ऋण प्राप्ति की योजना बनाई। नेक्स्ट आता है एचडीआर, स्ट्रेटेजिक
स्ट्रेटेजिक डेप्थ रीस्ट्रक्चरिंग, है ना। एसडीआर योजना भारतीय रिजर्व बैंक ने 2015 में शुरू की, जिससे बैंक डिफॉल्टर कंपनियों का कर्ज इक्विटी या शेयर में बदलकर प्रबंधन नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। इसका उद्देश्य एनपीए की समस्या कम करना और बैंकों को कंपनियों के पुनर्गठन की में सक्रिय भूमिका देना था। 4R आता है ना। जैसे 4R एनपीए को कम करने का भी एक प्रभावी समाधान है। भारत सरकार ने एनपी समस्या के समाधान के लिए 4R रणनीति अपनाई, जिसमें शामिल था रिकॉग्निशन। फर्स्ट आर का मतलब है रिकॉग्निशन, मतलब पहचान, खराब ऋण या एनपीए की सही पहचान करना 4R के तहत। रिजोल्यूशन अर्थात समाधान, आईबीसी और एआरसी के माध्यम से समाधान। रिकैपिटलाइजेशन पुनर्पूंजीकरण, बैंकों को वित्तीय सहायता। और रिफॉर्म बैंकिंग प्रणाली में संरचनात्मक सुधार, ये 4R रणनीति थी। आईबीसी आता है। अब एनपीए के सुधार में आईबीसी का काफी महत्वपूर्ण रोल है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। आईबीसी 2016 में भारत में दिवालिया और ऋण शोधन समाधान के लिए कानूनी ढांचा है। इसे डूबे हुए ऋण की तेज वसूली और कंपनियों के पुनर्गठन के लिए लागू किया गया है। मुख्य विशेषता देखें तो समयबद्ध समाधान देता है, मतलब 180 और 90 दिन और अगर दे दिए जाते दिनों में इसको निपटारा करना होता है। एनसीएलटी के तहत कार्यवाही, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इस कानून को लागू करता है। बैंक और कर्जदारों को अधिकार, ऋण न चुकाने पर कंपनियों की परिसंपत्तियों का समाधान किया जाता है ना। व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट दिवालियापन को कवर करता है, कंपनी और व्यक्तियों पर लागू होता है, मतलब दोनों तरीके से, व्यक्ति या कॉर्पोरेट, अगर कोई कंपनी है या कोई व्यक्ति है तो दोनों पर ये लागू होता है ना। तो इन आईबीसी एक विस्तृत अवधारणा है, अगर आप इसको डिटेल में चाहेंगे तो मैं इसका वीडियो बना सकता हूँ, परंतु एनबीए ने मतलब जो आईबीसी ने एनपीए को कम करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आईबीसी ने बैंकों को एनपीए वसूली में प्रभावी समाधान दिए। नेक्स्ट आता है पेरा, पब्लिक सेक्टर एसेट्स रिहेबिलिटेशन एजेंसी, है ना। पेरा भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित बेड बैंक जैसा एक संस्थान है, जिसका उद्देश्य बैंकों के डूबे हुए ऋण एनपीए को खरीदकर उनका समाधान करना है। ये खराब ऋण को प्रबंधित करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। हालांकि इसे अभी लागू नहीं किया गया। बेड बैंक का यूरोपीय देशों में आप देखेंगे तो बेड बैंक पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट सशक्त। भारत सरकार ने 2018 में प्रोजेक्ट सशक्त की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य बैंकों के डूबे हुए ऋण, है ना, एनपीए को हल करना और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना था, है ना। प्रोजेक्ट सशक्त कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर आया था? सुनील मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रोजेक्ट सशक्त आया था। इसकी मुख्य विशेषताएं अगर देखें तो 50 करोड़ से कम के अगर एनपीए को तो बैंक स्वयं समाधान निकालेंगे। अगर 50 से 500 करोड़ का एनपीए तो बैंक समिति बनाकर समाधान निकालेंगे, है ना। और 500 करोड़ से अधिक का एनपीए तो एआरसी या एएमसी, है ना, द्वारा इसका समाधान किया जाएगा। इस योजना का लक्ष्य एनपीए की तेजी से वसूली और बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाना है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट सशक्त है, ये सुनील मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर आया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वाले वीडियो में हम इसके आगे की बातों को जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।